नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 विद्रोही और राज यानी रेबल्स एंड द राज इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसके अंतिम खंड पर हैं। आज हम इसके अंतिम खंड की चर्चा करेंगे और वो अंतिम खंड है इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट यानी विद्रोह की छवियां। इसके बारे में हम कुछ थोड़ी सी चर्चा तो पिछले वीडियो में भी कर चुके थे। आज हम इसकी जो आगे की अंतिम बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप पिछले खंड में भी देख चुके थे कि जो विद्रोह हुआ और उसके जो विद्रोह के दौरान क्या क्या हुआ, फिर विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों की अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजी कलाकारों ने भी और भारतीय कलाकारों ने भी बहुत से चित्र बनाए हैं। और जो चित्र हैं वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं और उनका विश्लेषण करके हम उस काल के इतिहास को निकाल सकते हैं, उसको बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो आपको स्पेशली चित्रों के माध्यम से इतिहास समझाने का जो वर्णन का जो प्रयास किया गया है एनसीईआरटी की पुस्तक में, वो इसलिए कि आप एक पेशेवर इतिहासकार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन विश्लेषण करके किस तरह से इतिहास को डेसिफर किया जाता है, इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरह से उसे पुस्तकों में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी वहाँ पर चित्र बने हैं इस दौरान, हम जब उनका विश्लेषण करते हैं और खासकर हमें जो चित्र मिले वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मिले हैं ज़्यादा, तो जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो हमें इन चित्रों के द्वारा 5 मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं कि इन चित्रों को देखकर हम जो विद्रोह का इतिहास है उसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि अंग्रेज इन चित्रों के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे। इतिहास इस विद्रोह का क्या प्रकृति, उसका क्या नेचर पोर्ट्रे प्रदर्शित करना चाहते थे। उनकी नज़र में इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी और वो जनता को, विशेषकर इंग्लैंड के लोगों को इस इतिहास को, इस विद्रोह के इतिहास को, इस विद्रोह को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। तो जब हम इन चित्रों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेज इस विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को इंग्लैंड के अंग्रेजों की नज़र में 5 रूपों से प्रस्तुत करना चाहते थे। तो एक एक करके उनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो हमें विभिन्न चित्र मिले हैं, उन चित्रों में से जो सबसे पहली श्रेणी के चित्र हैं वो दिखाते हैं रक्षकों का अभिनंदन यानी सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। इन चित्रों में दिखाया गया है कि पूरा विद्रोही तो बड़े दुष्ट थे, बड़े बर्बर थे। उन्होंने भयंकर आक्रमण कर दिया था अंग्रेजी प्रतिष्ठानों पर, अंग्रेजी सत्ता पर, और एक तरह से अंग्रेजी राज तो ताश के पत्तों की तरह बिखर ही गया था। लेकिन फिर अंग्रेजों में से कुछ बहुत ही बहादुर, योग्य, पराक्रमी सेनापति और सैनिक आए और उन्होंने इन विद्रोहियों से अपने अंग्रेजी राज की रक्षा की। तो ये सब रक्षक हैं, सेवियर हैं अंग्रेजी राज के, और इनका अभिनंदन, इनका स्वागत, इनका जो है बधाई होनी चाहिए। इस दृष्टि से ये चित्र बनाए गए हैं। तो ऐसे चित्रों हम ये देख सकते हैं कि अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का इन चित्रों में गुणगान किया गया है। ऐसे चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो 1859 में टॉम्स जॉन्स बार्कर ने बनाया था और उस चित्र की हेडिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ को राहत या लखनऊ का बचाव। तो ये इस श्रेणी का सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध चित्र है। आप सब जरा पेज नंबर 308 को निकालें और देखें, ये चित्र आपको यहां पर दिखाया गया है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। जरा इस चित्र का थोड़ा सा विश्लेषण मेरे साथ साथ करें।
आपको क्या क्या दिख रहा है इस चित्र में? आपको दिख रहा है, एक तो इस चित्र में शैडो, लाइट एंड शैडो का बहुत भरपूर प्रयोग है। जहां पर अंग्रेज खड़े हैं वहां लाइट है, और जहां भारतीय पड़े हैं वहां पर शैडो है। ये इसका मतलब है कि लाइट यानी विजय अंग्रेजों की, और हार यानी शैडो यानी छाया यानी अंधेरा वो भारतीयों के हिस्से में है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस चित्र में सबसे आगे 3 प्रमुख अंग्रेज खड़े हैं। वो कौन है? वो है कैंपबेल, आउट्रम और हैवलॉक। कैंपबेल वो सेनापति था जो भारी मात्रा में ब्रिटिश नई टुकड़ियों को लेके आया था और जिसने लखनऊ को विद्रोहियों से मुक्त कराया था। और जो आउट्रम और हैवलॉक थे वो भी सेनापति थे। उन्होंने जब तक कैंपबेल नहीं आया था तब तक लखनऊ को बचाए रखा था विद्रोहियों से, रेजिडेंसी को बचाए रखा था। तो उन्हीं 3 विजेता अंग्रेजों को लाइट में दिखाया गया है, और आसपास खड़े जो लोग हैं उनके हाथों के इशारे से क्लियर दिख रहा है कि सारा फोकस इन 3 अंग्रेजों पर है। और आप देख रहे हो कि उनके सामने लाशें पड़ी हैं भारतीयों की, और बड़े दबे कुचले हारे हुए से भारतीय शैडो में, छाया में, यानी कि अंधेरे से में पड़े हैं। कुछ दुर्बल से हारे, थके हारे भारतीय आगे बैठे हैं, और पीछे जो लखनऊ की रेजिडेंसी है वो टूटी फूटी पड़ी है, क्योंकि वहां भयंकर युद्ध हुआ था, वहां गोले चले थे, तो वो टूट फूट गई है। शानदार घोड़े अंग्रेजों के दिखा रहे हैं जो कि उनकी विजय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी चित्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अब संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है और अंग्रेज जीत चुके हैं। तो ऐसे अनेक चित्र बनाए गए थे इस दौरान, मतलब इस विद्रोह की याद में। और इन चित्रों का मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड के लोगों को ये सांत्वना देना, उनको तसल्ली देना कि अब विद्रोह खत्म हो चुका है और अंग्रेज जीत चुके हैं, संकट की घड़ी खत्म हो चुकी है। इसके बारे में इस चित्र के थोड़ा सा इतिहास को हम और देख लें तो वो है कि जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला था तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सारे यूरोपीय ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। रेजिडेंसी एक इमारत है लखनऊ में, आज भी उसके खंडर हैं। लखनऊ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें रेजिडेंसी भी है, लोग पर्यटक अभी आज भी वहां जाते हैं। तो वो अंग्रेजों की बिल्डिंग थी, इसलिए उसे रेजिडेंसी कहते थे। तो उसने सारे जितने भी अंग्रेज वो थे ईसाई, उन सबको हेनरी लॉरेंस इकट्ठा करके रेजिडेंसी में ले गया ताकि उनकी रक्षा हो सके, वरना बाहर रहते तो विद्रोही उन्हें मार देते। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षकों को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल, बहादुराना प्रतिरोध यानी हीरोइक रेजिस्टेंस, और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय यानी अनक्वेश्चनेबल ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश पावर की कहानी बन गई। तो ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए कि अंग्रेज सभी संकटों से उबर कर भी जिंदा रहते हैं और वो बहुत बहादुराना ढंग से प्रतिरोध करते हैं, अपने ऊपर आए संकट से लड़ते हैं, और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय हमेशा होती है। इस बात को दिखाने के लिए ऐसे चित्र बनाए गए थे, जिनमें प्रमुख है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, और उसके चित्रकार हैं थॉमस जेम्स बार्कर। और इस चित्र को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंग्लैंड की जनता को यह भरोसा देना कि संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है और अंग्रेज जीत चुके हैं। तो पहली श्रेणी के चित्र इस प्रकार के।
अब जब हम और चित्रों की पर नजर डालते हैं तो अब हमें दूसरी श्रेणी के चित्र दिखाई देते हैं, और वो दूसरी श्रेणी है अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, यानी इंग्लिश विमेन एंड ऑनर ऑफ ब्रिटेन। इन चित्रों में यह दिखाया गया है कि जो विद्रोही थे, भारतीय सिपाही जो विद्रोही थे या भारतीय लोग जो थे, वो बड़े बर्बर, जंगली, बड़े दुष्ट, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने अंग्रेजों की औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अकेली निसहाय निहत्ती औरतों बच्चों को मार डाला गया इन जो भारतीय विद्रोहियों के द्वारा। ऐसे चित्र जब इंग्लैंड में छपे, दिखाए गए, तो वहां के लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने मांग की कि भाई हमारे औरतों बच्चों को जिस निर्दयता से ये विद्रोही मार रहे हैं तो इसका पूरा बदला लेना चाहिए। वो सब गुस्से में आ गए। इस प्रकार के चित्रों को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यह था कि इंग्लैंड के लोगों को भड़काया जाए, उनमें गुस्सा पैदा किया जाए कि देखो हमारे ये जो विद्रोही हैं कितने दुष्ट हैं, कितने गंदे हैं, जो हमारी जो निस्सहाय, जो निहत्ती, बेचारी औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे और उन पर हमला करके उनको निर्दयता से मार रहे हैं। ऐसा ही एक चित्र आपको पेज नंबर 309 पर दिखाई देगा, जिसकी हेडिंग है, जिसका टाइटल है इन मेमोरियम, और इसके चित्रकार हैं जोसेफ नोएल पैटन। आप देखो जरा इस चित्र में, आप सब देखिए 309 पेज पर उस चित्र को देखें। आप देखोगे कि किस तरह से अंग्रेज औरतें और बच्चे डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए एक घेरे में बैठे हैं। छोटी अंग्रेज बच्चियों को देखो कैसे डर के मारे अपनी माँ से लिपटी हुई हैं, और औरतें कैसे एक दूसरे को से लिपट कर एक दूसरे को हिम्मत बढ़ा रही हैं, लेकिन सबके चेहरे पर कितना खौफ, कितना डर, कितनी दहशत, कितना सदमा दिखाई दे रहा है। और उधर से आप देख रहे हो कि बाहर से कुछ भारतीय विद्रोही, सशस्त्र भारतीय विद्रोही हथियार लेकर अंदर घुसे चले आ रहे हैं। इसका मतलब अब वो इन्हें मारेंगे। इस चित्र में कोई भयानक हिंसा नहीं दिखाई गई है, लेकिन इन औरतों, इन बच्चों के चेहरे पर जो डर है, दहशत है, सदमा है, उसने इंग्लैंड के अंग्रेजों की आत्मा को झंझोड़ दिया और उनको बहुत गुस्सा आया और वो बदले की मांग करने लगे कि विद्रोही इतने नीच हैं, इतने निर्दयी हैं, इतने राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कि इन बेचारी अबला औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें मार रहे हैं। तो ये चित्र जानबूझकर इसीलिए बनाए गए थे। तो जरा इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकार ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम चित्र बनाया। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा तो नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। चित्र तो मुख्य रूप से औरतों और बच्चों का ही है और बाहर से बस एक हल्का सा झलक दिख रही है कि विद्रोही आ रहे हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते भी देख सकते हैं। आप देख रहे हो कि इनको बचाने के लिए ब्रिटिश रक्षक भी आ रहे हैं। तो इस तरह के चित्र बनाए गए, लेकिन ऐसा नहीं कि इस सारे चित्रों में केवल महिलाओं को, अंग्रेज महिलाओं को अबला, असहाय और कमजोर ही दिखाया गया है।
कुछ ऐसे चित्र भी बनाए गए जिसमें जो अंग्रेज महिलाएं हैं वो अपनी जान, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए विद्रोहियों से मुकाबला भी करती और विद्रोहियों को मारती भी। ऐसा ही एक चित्र पेज नंबर 310 पे दिखाया गया मिस व्हीलर का। आप देखें मिस व्हीलर का चित्र पेज नंबर 310 पर आप देख सकते हैं कि इसमें मिस व्हीलर विद्रोहियों पर गोली चलाकर उन्हें मार रही है और अपनी रक्षा कर रही है। आप देख रहे हो कि 4 हट्टे कट्टे विद्रोही तलवारें, बंदूकें लिए एक अकेली औरत व्हीलर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन व्हीलर बड़ी बहादुरी से उन्हें रिवॉल्वर से गोली मारकर उनको मारकर अपनी रक्षा कर रही है। लेकिन इस चित्र के एक बहुत ही गहरा निहितार्थ भी छिपा हुआ है। ये केवल औरत जो मिस व्हीलर है उसको उसके द्वारा अपनी अपनी जान की, अपनी इज्जत की रक्षा करने को ही नहीं दिखा रहा, बल्कि ये ईसाई धर्म की रक्षा को भी दिखा रहा है ये चित्र। क्योंकि आप देखो कि इस चित्र में जो जमीन पे किताब पड़ी हुई है वो बाइबल है। तो ये चित्र दिखा रहा है कि अंग्रेज औरतों ने न केवल अपनी जान, अपनी इज्जत की रक्षा की, बल्कि ईसाई धर्म की रक्षा भी की, बाइबल की भी रक्षा की। तो इस प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं जिसमें औरतों को, अंग्रेज औरतों को लड़ते हुए भी दिखाया गया है और सिपाहियों और भारतीय विद्रोहियों को मारते हुए दिखाया गया है। जैसे कुछ अन्य रेखा चित्र व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हैं और बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि हम मिस व्हीलर का चित्र देख चुके हैं। मिस व्हीलर अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहां भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहां 4 कद्दावर, हट्टे कट्टे आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो अकेली औरत मिस व्हीलर है। यहां इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए एक औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यहां ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष दिखाया गया है। चित्र में धरती पर जो किताब पड़ी है वो बाइबल है। तो इन चित्रों से यह दिखाया गया कि अंग्रेज औरतों ने अपने लड़ाई करके अपने धर्म यानी बाइबल की भी रक्षा की। तो ये दूसरी श्रेणी के चित्र हैं। अब जो तीसरी श्रेणी के चित्र हैं उनकी हेडिंग हम दे सकते हैं प्रतिशोध और सबक, यानी कि वेंजेंस एंड रेट्रिब्यूशन। इन चित्रों में यह दिखाया गया है कि अंग्रेजों ने पलटवार करते हुए भारतीय विद्रोहियों का किस तरह से सफाया किया। ऐसा ही एक चित्र 310 पेज नंबर 310 पर आपको जस्टिस का चित्र दिखाया गया है। जो न्याय, इंसाफ, जस्टिस है उसे एक स्त्री के रूप में उसका मानवीकरण किया गया है। और आप देखिए कि वो जस्टिस रूपी स्त्री जो है वो कितने गुस्से और कितने प्रतिशोध के भाव के साथ विद्रोहियों को मार रही है, कैसे कुचल रही है, और भारतीय बच्चे और औरतें कैसे सहमे हुए खड़े हैं। यह इस बात को दिखाता है कि अंग्रेज पलटवार कर रहे हैं, विद्रोहियों को मार रहे हैं, अब उनसे बदला ले रहे हैं। ऐसा ही एक चित्र आपको पेज नंबर 311 पर दिखाई देगा जिसमें लिखा है, जिसके टाइटल लिखा है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। तो बंगाल टाइगर भारतीय विद्रोही हैं और ब्रिटिश शेर या ब्रिटिश लायन जो है वो अंग्रेज है, अंग्रेज सैनिक है, अंग्रेज सरकार है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो ब्रिटिश लायन है वो जो बंगाल टाइगर है, भारतीय टाइगर है, उस पर कैसे भयंकर रूप से टूट कर उसको मार रहा है और उससे अपना बदला ले रहा है। तो इस प्रकार के चित्र भी इंग्लैंड के लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए बनाए गए थे कि हमारे ऊपर हमला तो हुआ है लेकिन हम कोई कमजोर नहीं है, हम मैदान छोड़ के भागे नहीं है, बल्कि हम उसका पुरजोर बदला ले रहे हैं, प्रतिशोध ले रहे हैं और जबरदस्त हमला करके हम
भारतीय विद्रोहियों को मार रहे हैं। ये दोनों चित्र इस बात को दिखाते हैं। तो ये हमने इस पर बात कर ली। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं वो ब्रिटिश प्रेस में असंख्य रूप से छपे, और इन कार्टूनों में जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध दिखा की जरूरत पर बल दिया गया, और सारे अंग्रेजों के मन में ये बात आई कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हमें विद्रोहियों के साथ ऐसा ही प्रतिशोध लेना चाहिए। तो ये थे हमारे तीसरी श्रेणी के चित्र। अब हम आते हैं चौथी श्रेणी के चित्र पर, और वो चौथी श्रेणी है दहशत का प्रदर्शन, यानी द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। जब विद्रोह को दबा दिया गया तो फिर विद्रोहियों को बड़े पैमाने पर सजा दी गई। वो सजा भी इस तरह से दी गई ताकि सबको दिखाई दे, खुले, ऐसे नहीं बंद कमरे में फांसी दी गई हो विद्रोहियों को, खुले मैदान में सबके सामने उन्हें फांसी के फंदों पे लटकाया गया, उन्हें तोपों के गोलों से उड़ाया गया, और इस बात के चित्र बनाए गए। ये चित्र जब सब जगह सर्कुलेट हुए तो ये चित्र इस बात के लिए बनाए गए और खुले मैदान में इस वजह से सजा दी गई ताकि भारतीयों के मन में दहशत, खौफ, डर पैदा हो अंग्रेजों के बदले का, और वो आगे से कभी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की कोई हिम्मत भी ना करें, सोचे भी ना। ऐसे चित्र बनाए गए। तो ऐसा चित्र आपको पेज नंबर 311 पर दिखाई दे रहा है, चित्र 11.15, जिसके हेडिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। पेशावर में जो म्यूटिनियर्स हैं, विद्रोही हैं, उनको फांसी दी जा रही है, उनको तोप के गोले से उड़ाया जा रहा है। तो देखिए चित्र ऐसा बनाया जैसे कोई नाटक का मंच है, कोई फिल्म का सीन है, और ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, यानी तोपों से उड़ाया जा रहा है। यहां मृत्यु दंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन हो रहा है, यानी अंग्रेजों की निर्मम सत्ता को दिखाया जा रहा है। पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। इसी प्रकार का एक चित्र आपको पेज नंबर 312 पर भी दिखाई देगा, चित्र 11.16, वो भी एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, यानी पेशावर में जो विद्रोहियों की को मृत्यु दंड देते हुए दिखाया गया। आप देखोगे कि यहाँ पर फांसी के फंदे सजे हुए हैं, 12 विद्रोहियों को एक साथ खुले मैदान में फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये भी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में छपा था ये चित्र 3 अक्टूबर 1857 को। और मृत्यु दंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात हैं। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। इसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में खौफ पैदा करने के लिए खुले मैदानों में विद्रोहियों को सजा दी और उनके चित्र बनाए गए ताकि सब जगह तक ये बात पहुंचे, और इंग्लैंड में जो अंग्रेज हैं वो भी खुश हों कि हाँ बिल्कुल सही, इन विद्रोह के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये हमारे आपने देखे कि ये दहशत के प्रदर्शन यानी द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर के चित्र थे, वो भी हमने देख लिए। और अब अंतिम श्रेणी जो इन चित्रों की है वो है कि दया के लिए कोई जगह नहीं है, यानी नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। इन ऐसे भी चित्र बनाए गए जिसमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेज विद्रोहियों के ऊपर कोई दया नहीं दिखाएंगे और उनको भरपूर दंड दिया ही जाएगा। ऐसा ही एक चित्र आपकी जो पेज नंबर 312 में नीचे दिया गया है और जिसका नाम है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। ये पंच एक वहां की जो हास्य व्यंग की पत्रिका है उसमें छपा था। इंग्लैंड की हास्य व्यंग की पत्रिका थी, तो उसमें 24 अक्टूबर 1857 को छपा था। और उसके नीचे क्या टाइटल लिखा था?
गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही। फिर भी वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करे। कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसने कहा था कि जो सिपाही जो जिन्होंने बगावत की थी, जिन्होंने विद्रोह किया था, अगर वो माफी मांग लें तो हम उनको माफ कर देंगे और उनको सजा नहीं देंगे। तो इस बात का मजाक उड़ाने के लिए ये कार्टून बनाया गया है, यानी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी को भी माफी दी जाए, जिसने भी विद्रोह किया है उसको भरपूर सजा मिले, ये अंग्रेजों की नीति थी। तो अगर कैनिंग जैसा व्यक्ति, कैनिंग जैसा गवर्नर जनरल अगर कहता है कि भाई हम उनको माफ कर देंगे, तो इस बात की हंसी उड़ाई जा रही है। उसमें दिखाया, उस चित्र में आप देखो कि कैनिंग जो है एक भारतीय सिपाही के सिर पे हाथ रखे हुए है और उस भारतीय सिपाही के अभी भी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कटार है खुली हुई, और उनसे खून बह रहा है। खून किसका है? अंग्रेजों का। तो इस बात को दिखाया गया कि ये बड़ी हास्यास्पद बात है, हास्यास्पद बात है कि कैनिंग जो है इन सिपाहियों को माफी देने की बात कह रहा है, जबकि इन्हें कोई माफी नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जा सकती। ये अंग्रेजों के हत्यारे हैं और इनको भरपूर दंड दिया जाएगा। तो अगर कोई उन्हें माफी देने की बात करेगा तो उसकी हंसी उड़ाने के लिए ऐसे चित्र बनाएंगे। तो इन 5 श्रेणियों के चित्रों को अगर जब हमने विश्लेषण किया तो हमें पता चलता है कि इन चित्रों के माध्यम से भी हम इतिहास को कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा इन चित्रों का अध्ययन करके, इनका विश्लेषण करके, कि अंग्रेजों की दृष्टि में इस 1857 का विद्रोह की प्रकृति क्या थी और वो इन चित्रों के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते थे। तो इस बात से हमने निकाला इतिहास और अपनी किताब में आपके सामने प्रस्तुत किया। और अब हम आते हैं इस पाठ के सबसे आखिरी खंड पर, या 5.6 पर, जिसका नाम है राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, यानी नेशनलिस्ट इमेजरीज। 1857 कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ा विद्रोह था। पूरी अंग्रेजी शासन, पूरा अंग्रेजी सरकार, पूरी अंग्रेजी सत्ता हिल गई थी। एक बार तो ऐसा ही लग रहा था कि उनके बिल्कुल पैर उखड़ गए और उनका राज जो है वो एक ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा से विद्रोहियों को हरा के अपनी सत्ता दोबारा स्थापित कर ली। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भारत के इतिहास की घटना रही है। तो इस 1857 के विद्रोह ने हमें बाद के लोगों को किस तरह से प्रभावित किया। तो सबसे पहली बात जो है वो ये कि इस 1857 की यादों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी। जब 1857 के बाद जब कांग्रेस का गठन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, और बाकी सारे बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जितने भी नेता थे, ये सब, इन सब ने जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चलाया तो उनको प्रेरणा इस 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे मिली। और बहुत सारे जो वीर सावरकर जैसे जो भी हमारे नेता थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा, और इन सब से प्रेरणा लेकर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए पूरा आंदोलन चलाया। तो एक तो इन 1857 के विद्रोह से हमें ये आगे को इस 1857 के विद्रोह ने इस तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि 1857 के विद्रोह ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, इतिहास के लेखन में सहायता की, बल्कि इसने कला और साहित्य को भी बहुत प्रभावित किया। 1857 के विद्रोह के आधार पर बहुत से कविताएं, नाटक, कहानियां, ये सब लिखे गए। यहां तक कि जब फिल्में बनने लगी तो 1857 के विद्रोह पर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई। आपको पेज नंबर 313 पर एक फिल्म का दृश्य भी दिखाया गया, जिसमें सोहराब मोदी हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो ये चित्र बना, ये जो फिल्म बनी थी, तो फिल्में भी बनाई गई और बहुत प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी गई इस 1857 के विद्रोह की घटनाओं पर। और ऐसी एक कविता तो आप सबने बहुत जरूरी पढ़ी होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, जिसमें जो है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो से के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन विद्रोहियों को
भारत के नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया, भारत के राष्ट्र नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया, और ऐसा दिखाया गया कि वो भारत को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं और अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपने मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जो चरित्र है वो तो बहुत ही फेमस हुआ और उस पर बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी कविता लिखी, जैसे मैंने अभी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताई और सोहराब मोदी की फिल्म बताई, इस तरह से। तो अब सवाल यह है कि ये जो भारतीय लोगों ने चित्र बनाए या भारतीय लोगों ने कविताएं लिखी, इन 1857 के विद्रोहियों के ऊपर फिल्म बनाई, तो ये सब क्या दिखाते हैं? एक तो ये इस बात को दिखाते हैं कि कलाकार इस 1857 के विद्रोह और उसके नायकों को कैसे देखते थे। इन सब ने उनको हीरोइज्म यानी हमारे नायक, भारत के राष्ट्र नायकों के रूप में दिखाया है। और दूसरी बात ये कि जनता इसको कैसे देखती थी। भाई कोई चित्र बन रहा है तो उसे खरीदने वाली जनता है। जनता कोई चीज क्यों खरीदेगी, पैसा क्यों खर्च करेगी जब वो उसका सम्मान करती हो। तो इसका मतलब आम जनता भी 1857 के विद्रोह को महान मानती है और इनके जो नायक रहे हैं जितने भी, उन सबको सम्मान देती है। तो इस सब से हमें यह पता चलता है। और ये जो तस्वीरें बनाई गई, चाहे वो अंग्रेजों ने बनाई हो चाहे भारत के कलाकारों ने बनाई हो, ये अपने समय की भावनाओं और एहसासों को तो प्रतिबिंबित करती ही हैं कि उस समय के लोगों का क्या एहसास थी, क्या भावनाएं थी। साथ ही ये संवेदनाओं को शक्ल भी देती हैं। कैसे देती हैं? क्योंकि जब ऐसे ये चित्र, इस प्रकार के चित्र इंग्लैंड में छपे तो वहां की जनता विद्रोहियों की भयानक बर्बरता से बहुत गुस्से में आ गई और ये मांग करने लगी कि इन विद्रोहियों को बड़े बर्बर रूप से, बड़े शक्तिशाली ढंग से कुचल देना चाहिए। दूसरी तरफ जब भारतीयों की बात करें तो इन चित्रों को देखकर भारतीय राष्ट्रवादी हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित कर रहे थे और इनसे प्रेरणा लेकर अपना राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो चित्र बनाए गए, ये जो साहित्य लिखा गया, वो ना केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को दिखा रहे थे बल्कि ये आगे की संवेदनाओं को भी शक्ल दे रहे थे। इंग्लैंड के लोग इन चित्रों को देखकर भारतीयों को कुचल डालने का मन बना रहे थे और भारतीय लोग इन चित्रों और साहित्यों को देखकर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए प्रेरित होकर अपना आंदोलन चला रहे थे। तो इस तरह से आपने इस पूरे पाठ को विभिन्न तरीकों से समझ लिया और इसके साथ ही आपका ये पाठ अब खत्म होता है। अगले पाठ में हम अगले वीडियो में हम नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।